आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से उपन्यास का सारांश जो पढ़ रहे हैं, जो नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है आपके लिए यूनिट 6 में। आज उसका हम उपन्यास जो है झूठा सच पढ़ रहे हैं। इसके लेखक जो हैं यशपाल हैं। इसके भाग 1 एवं भाग 2 दोनों की हम सारांश जो है इसका जानेंगे। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब तक जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को लाइक नहीं करा है और शेयर नहीं करा है, वो कर देंगे। और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए सबसे पहले तो, और वीडियो को लाइक करिए। और हम जब तक आ गए हैं क्लास की तरफ, बच्चों आ गए हैं जब तक, और आप देखेंगे और झूठा सच उपन्यास के बारे में जानेंगे। और देखते हैं आप लोगों का झूठा सच उपन्यास आ गया है। देखिए, झूठा सच उपन्यासकार यशपाल है। प्रकाशन वर्ष पहला भाग जो वतन और देश 1958 में है। दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 में है। और यशपाल इसके लेखक हैं। जन्म 3 दिसंबर 1903 फिरोजपुर छावनी पंजाब में। निधन 26 दिसंबर 1976 में हुआ। ये विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। प्रेमचंदोत्तर उपन्यास में यशपाल की विशिष्ट स्थान है। और सन 1921 के बाद ये सशस्त्र क्रांति आंदोलन में कूद पड़े और इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा। इनके उपन्यास हैं, कौन कौन से हैं देख लीजिए। दादा कॉमरेड 1941 यशपाल का पहला उपन्यास है। याद रखिए, इनका यशपाल का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? दादा कॉमरेड जो 1941 यशपाल का पहला उपन्यास माना गया। देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच पहला भाग वतन और देश है 1958 में। और झूठा सच दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 में। मेरी तेरी उसकी बात 1974। याद कर लिए। दादा कॉमरेड देशद्रोही थे, उन्हें दिव्य शक्ति मिलती है, फिर उसके साथ पार्टी कॉमरेड करते, पार्टी में आ जाते और मनुष्य का रूप धारण करके अमित नाम का झूठा सच स्थापित कर देते हैं। फिर दूसरा भाग आ जाता है। पहला भाग करते हैं, झूठ बोलते, फिर दूसरी बार झूठ बोल के मेरी तेरी उसकी बात करने लगते हैं। इस तरह से आप उपन्यासों की ट्रिक को याद कर लेते हैं। दादा कॉमरेड भाई थे जो देशद्रोही थे, उन्हें दिव्या शक्ति मिलती है, दिव्या पार्टी मिलती है। कौन सी? दिव्या पार्टी मिलती है। और दिव्या पार्टी में मनुष्य के रूप में अमिता मिल जाती है। फिर अमिता के साथ पहला झूठ बोलते हैं, फिर दूसरा झूठ बोलते हैं, पहला झूठ सच करते हैं, फिर दूसरा झूठ सच करते हैं, फिर मेरी तेरी उसकी बात करते हैं। इस तरह से आप ये याद कर सकते हैं। इनकी ट्रिक के अनुसार इनके उपन्यास है। गोदान में प्रेमचंद, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से देख लीजिए। गोदान में प्रेमचंद ने आदर्शवाद से बहुत कुछ मुक्त होकर जिस यथार्थवादी रियलिटी का दृष्टिकोण को ग्रहण किया था, उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशपाल को आता है। यशपाल ने किया है। और महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से ये देख लीजिए। भारत विभाजन की त्रासदी को व्यक्त करने वाला उपन्यास है और उसकी रचना राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में हुई है। अपनी प्रकृति में यह एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। ये उपन्यास 2 खंडों में है। प्रथम खंड वतन और देश 1958 में देश विभाजन से पहले होने वाले सांप्रदायिक दंग का चित्रण है तथा यह कहानी लाहौर पर केंद्रित है। दूसरा खंड देश का भविष्य 1960 में देश विभाजन के बाद की कथा है जो दिल्ली पर केंद्रित है। कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाओं अथवा प्रसंग अवश्य हैं, परंतु संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर ही इतिहास नहीं है। सच की कल्पना से रंगकर उसी मन समुदाय को सौंप रहा हूँ जो सदा झूठ से ढका जानकर भी सच है। झूठ से ठगा जानकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। ये यशपाल बोल रहे हैं। पात्र अब देख लेते हैं कौन कौन से पात्र आ जाते हैं। तो देखिए, जयदेव पुरी इस उपन्यास के प्रमुख पात्र है जो भोला पांडे के परिवार का छोटा बेटा है। यह मध्यवर्गीय का प्रतिनिधि पात्र है। तारा जयदेव पुरी की बहन तथा
तारा उपन्यास तथा उपन्यास के प्रमुख नारी पात्र है। संपूर्ण उपन्यास की कथा उसी के इर्द गिर्द घूमती है। यह एक प्रगतिशील सोच रखने वाली नारी पात्र है तथा इसके पिता मिस्टर राम लुभाया है। कनक नाम की एक संपन्न परिवार की लड़की है तथा जयदेवपुरी की प्रेमिका है। मास्टर राम लुभाया आर्य समाजी परिवार के मुखिया हैं। इसके अतिरिक्त पंडित गिरधारी लाल, डॉक्टर प्राणनाथ लीला, शीला नैयर, असद गिल, उर्मिला, श्यामा तथा सोमराज आदि पाद मध्यवर्गीय समाज के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसका कथानक देख लीजिए। प्रथम भाग का कथानक क्या है, सारांश के रूप में देख लीजिए। कहानी की शुरुआत लाहौर के भोला पांडे गली के एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार से होती है। परिवार का बड़ा लड़का जयदेवपुरी एक पत्रकार है जो खुद को आदर्शवादी समझता है। जयदेवपुरी अपनी बहन तारा को उच्च शिक्षा दिलाना चाहता है। उसकी अभी विवाह नहीं होने देना चाहता, लेकिन पुरी के आदर्श तथा धाराशायी होते दिखाई देते जब अपनी बहन को एक मुस्लिम लड़के असद के प्रति आकर्षित देख उसके भीतर का धार्मिक अहंकार जाग उठता है, तो न सिर्फ अपनी बहन को असद से अलग करता है बल्कि सोमराज नाम के एक बेईमान व्यक्ति से उसका विवाह भी होने देता तथा अपने पिता मास्टर राम लुभाया को रोकता तक नहीं है। पुरी की प्रेमिका है कनक एक शिक्षित वाली इस परिवार की लड़की है जो पुरी के लेखों से लेख लिखता है उससे प्रभावित होकर वो उसे अपना दिल दे बैठती है। लेकिन पुरी की आर्थिक स्थिति व उसकी पारिवारिक स्थिति से असंतुष्ट कनक का परिवार पुरी के लिए कभी कनक को समर्थन नहीं देता। ये वो दौर था अब देश का हर युवा आज़ादी के ख्वाब देख रहा होता और उसे मुकम्मल करने की पूरी कोशिशों में लगा हुआ था। इसी बीच देश के विभाजन की खबरें तेजी से फैलती हैं और नेताजी के राजनीतिक बयान आने लगते हैं। मिलजुल कर आपसी सद्भाव से रहने वाला शहर लाहौर सांप्रदायिक दंगों के आग में जलने लगता है। इसी दौरान तारा की शादी की पहली रात ही दंगों के होने के कारण उसकी पति उसे छोड़कर भाग जाता है, जिससे तारा को भी अपना ससुराल छोड़कर भाग जाना पड़ता है। कुछ दिनों तारा एक मुस्लिम परिवार में शरण लेती है, लेकिन उसके बाद वो ऐसे गिरोह के हाथ लग जाती है जो इन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते हुए लड़कियों को बेचने का धंधा कर रहा होता है। तभी देश का विभाजन हो जाता है, देश बढ़ जाता है, बंटवारा हो जाता है, यानी पाकिस्तान बन जाता है। ये 1947 का समय है और देश में रहने वाले लोग दो नक्शों में बढ़ जाते हैं। अब किसी को किसी की खबर नहीं है। घर से नौकरी की तलाश में निकला जयदेव लाहौर वापस नहीं पहुंच पाता और जलंधर में ही रह जाता है। जयदेव का परिवार कहाँ है उसे बिल्कुल पता नहीं। उधर कनक अपनी दीदी और जीजा जी के साथ नैनीताल में रह जाती है और कनक का परिवार दिल्ली पहुंच जाता है। तारा तो खैर अपने परिवार वालों के लिए मर चुकी मान ली गई होती है और यही है पहला भाग समाप्त हो जाता है। जिंदगी की रंगों से सराबोर शहर लाहौर जो अपनी लोक संस्कृति रीति रिवाजों और लोकगीतों की धुन में संगीत सा बजता था, आज अचानक आग और धुएं में सिसक रहा है। इस उपन्यास में जितनी गहराई से मुझे लाहौर शहर से जोड़ा उतना आज तक मैंने किसी और उपन्यास में नहीं पढ़ा सिवाय असगर वजहत के नाटक जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मिया ही नहीं। द्वितीय भाग देख सकते हैं। अब द्वितीय भाग आ जाता है उपन्यास का। दूसरा भाग का सारांश देखिए, पहले भाग में पता चल गया है, अब हम दूसरे भाग में पढ़ते हैं। जयदेवपुरी जालंधर में बस चुका है, वह एक उस प्रेस का मालिक भी बन चुका है। बहुत समय बाद की कहानी दिखाई जा रही है, लेकिन अपने परिवार की तलाश में लाहौर वापस आता है। स्थिति बदल चुकी है। मजबूरी में भूख और निर्बलता के कारण उसे एक होटल में काम करना पड़ता है। इसी दौरान वह कांग्रेस नेता सूद के संपर्क में आता है और 1942 में उसे जेल में मिले थे सूद जी की उसकी सहायता करते हैं। इसी समय वह एसआई उर्मिला के संपर्क में आता है और उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। उधर कनक पत्रकारिता प्रारंभ करने के लिए दिल्ली में रह रही होती है और एक मार्क्सवादी युवक स्किल के प्रति आकर्षित होती है। 1 मिनट
सॉरी बच्चों, अब यहाँ पर दिखाया कनक पत्रकारिता आरंभ करने के लिए दिल्ली में रह रही होती है और एक मार्क्सवादी युवक गिल के प्रति आकर्षित हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, किंतु उसका प्रेम को नष्ट नहीं कर पाता। जयदेव के वापसी को, जो उसके अंदर प्रेम था पहले का, वो जयदेव पुरी वाला, उसको नष्ट नहीं कर पाती है। जयदेव के वापसी की सूचना पाकर वह जालंधर पहुंच जाती है। उर्मिला को जयदेव के साथ देखकर निराश होती है, किंतु जयदेव उर्मिला को यह कहकर छोड़ देता है कि उसे नर्स का काम सीख लेना चाहिए। कनक और जयदेव एक बार फिर मिल जाते हैं। दोनों साथ में मिलकर प्रकाशन का कार्य करते। दोनों के विचारों में बहुत मतभेद है, बहुत अंतर होता है, जिस कारण कनकपुरी को छोड़कर गिल के पास चली जाती है। तारा, जो कि दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ती है, उसका विवाह डॉक्टर प्राणनाथ उसके कॉलेज के प्रोफेसर के साथ हो जाता है। तारा डॉक्टर प्राणनाथ को अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बताती है। प्राणनाथ इस सच के बाद भी उसे अपना लेता है। समीक्षकों की दृष्टि क्या है, यहाँ पर दूसरा भाग ऐसे समाप्त हो रहा है और समीक्षकों की दृष्टि क्या है वो जान लेते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा यशपाल के घोर विरोधी के रूप में माने जाते हैं, परंतु उन्होंने संभवतः सबसे पहले यह घोषित कर दिया कि झूठा सच यशपाल के उपन्यास में सर्वश्रेष्ठ है। उसकी गिनती हिंदी के नए पुराने श्रेष्ठ उपन्यासों में ये है भी निश्चित है। और कुंवर नारायण क्या मानते हैं वो देख लीजिए। कुंवर नारायण झूठा सच को समीक्षा कवि दृष्टि का अभाव शीर्षक से लिखी है और नेमीचंद जैन ने आरोप लगाते हुए कहा कि झूठा सच अंततः आंतरिक हार तक उपलब्धि के स्तर पर छूने में असफल रहा है। झूठा सच उपन्यास में सांप्रदायिक संकीर्णता और तनाव, दबाव, विभाजन की त्रासदी, भीषण नरसंहार, विस्थापितों की दुर्दशा, मनुष्यत्व का आवरण के भीतर दबी हुई पशुता का तांडव, उच्च वर्ग की स्वार्थपरकता तथा निम्न वर्ग के नैराश्य, निराशा आदि सब कुछ यथार्थ रूप में चित्रित हुआ। ये सारी बातें आप देखेंगे, सारे विचार जो हैं सारे समीक्षकों के हैं जो हमारे झूठा सच उपन्यास के बारे में बताते हैं। तो बच्चों, आपने किस तरह से इस झूठा सच भाग 1 एवं भाग 2 का सारांश, पाठ परिचय आदि अच्छे से जान लिया है। और इसी तरह हम अन्य जो उपन्यास हमारे नेट में लगे हुए हैं, नेट JRF सेट परीक्षाओं में लगे हुए हैं, वो हम आपको लाते रहेंगे। यूनिट 6 है और इसी तरह से अगले उपन्यास का सारांश लेकर हम प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए बाय। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अब वो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स, साथियों जो भी है उन्हें, अपने सहपाठियों को शेयर करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।